फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए, आज हम लोग अपने यूपीएससी प्रीलिम्स इनिशिएटिव में डे 22 पर आ चुके हैं, है ना। कल की वीडियो में थोड़ा कट हो गई थी, इसलिए वो वीडियो बहुत शॉर्ट पड़ी और मेरे टॉपिक्स जो मैंने कवर करवाए थे वो कट हो गए थे। तो उन टॉपिक्स को मैं आज दोबारा रिवीजन करवा दूंगी, ठीक है। आप लोगों को यूपीएससी प्रीलिम्स इनिशिएटिव में इस वीडियो में सारे थीम्स, है ना, सारे थीम्स, उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू आए हैं उन सबको सॉल्व करवाया जाएगा। और आप लोगों की अप्रोच उस लेवल तक डेवलप की जाएगी कि आप लोग एग्जाम हॉल में क्वेश्चंस को टैकल करने की हालत में आ जाएं, है ना। आप लोगों का रिवीजन भी इतना अच्छा करवाया जाएगा कि आप लोग रिवीजन के साथ जुड़े, है ना, सॉरी, रिवीजन अच्छे से कर पाएँ, अपना टेस्ट सीरीज सॉल्व कर पाएँ, एमसीक्यू लगवा पाएँ। क्योंकि इस टाइम अब सिर्फ 90 दिन बचे हैं ना, और 90 दिन ये सिर्फ आपके होने चाहिए, किसी और के नहीं। ये टाइम सिर्फ आपका होना चाहिए, किसी और का नहीं, है ना। तो आप लोग इतनी बातों को ध्यान में रखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। हम आप लोगों की तरह और भी एस्पायरेंट्स हैं जो शायद थोड़ा बहुत इस टाइम मिसगाइड हो रहे हों या इस टाइम लो फील कर रहे हों, तो वो स्टेज सबकी जर्नी में आता है ना। तो आप लोगों का काम है कि वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और लोगों को जोड़िए, ठीक है। अपना ही भला करिए, हमारा ही भला करिए, अपनी मेहनत को पुश ऑन करिए और मेरी मेहनत को पुश ऑन करिए। चलिए, इसी शुभकामना के साथ हम अपने आज के वीडियो को शुरू करते हैं, आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। जो कि देखो, कल मैंने आप लोगों को मराठा के आंग्ल मराठा युद्ध के तीनों टॉपिक पढ़ा दिए थे, है ना, तीनों युद्ध पढ़ा दिए थे। लेकिन वीडियो को बीच में कट जाने के कारण वो आगे बढ़ नहीं पाई, आगे टॉपिक उसका बढ़ नहीं पाया। तो अब हम लोग आज के टॉपिक को अब शुरू करते हैं। ध्यान से ए4 साइज़ का पेपर और कॉपी लेकर बैठ जाओ, पेन लेकर बैठ जाओ और पॉइंट वाइज जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको लिखते जाओ, ठीक है। रात में सोते टाइम 5 मिनट रिवीजन कर लेना। आप लोगों को इन टॉपिक से, अब इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आए होंगे, आप लोग यकीन मानिए कि उसको सॉल्व करने की हालत में होंगे, ठीक है। तो चलिए, अब हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप लोगों को मेरी बात समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में यस टाइप कर सकते हैं, ठीक है। देखो, ब्रिटिश विस्तार का टाइम पीरियड है 1775 से 1857 का टाइम पीरियड है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आंग्ल मराठा संघर्ष से लेकर और डलहौजी की हड़प नीति तक एक ऐतिहासिक विश्लेषण की बात कही गई है। अब देखो, पहले हम लोग भीतरी संघर्ष के कारणों की बात कर लेते हैं। भीतरी संघर्ष के कारण में पहला आंग्ल मराठा युद्ध है, जो कि 1775 से 82 का टाइम पीरियड है। इसका कारण क्या था कि पेशवा की गद्दी के लिए संघर्ष चल रहा था मराठों में, ठीक है। और उसमें रघुनाथ राव ने पेशवा बनने की चाह में अंग्रेजों के साथ सूरत की संधि कर ली थी, ठीक है। फिर उसके बाद मराठा राजनीति में प्रत्यक्ष ब्रिटिश हस्तक्षेप भी चल रहा था। प्रमुख घटनाएं उस टाइम पर क्या चल रही थी कि मुख्य प्रतिद्वंदी हेस्टिंग्स, उसके बाद वर्सेस कौन था, नाना फडणवीस थे जो कि मराठों की तरफ से थे, और महादजी शिंदे थे, ठीक है। इन सब के बीच जब युद्ध होता है तो तेलगांव का युद्ध होता है, उसको तेलगांव का युद्ध बोलते हैं, जिसमें अंग्रेजों की फाइनली हार होती। उस टाइम पीरियड में पहले आंग्ल मराठा युद्ध का परिणाम क्या था कि अंग्रेज हार गए थे। उसके बाद जब अंग्रेज हार जाते हैं तो बड़गांव की संधि होती है, जिसमें अंग्रेजों के लिए अपमानजनक ये स्थिति थी। जब उन्होंने हार तो अपमानजनक होती ही है ना, और हार सबकी लाइफ में आती है, इसीलिए वो उन लोगों ने अपमानजनक फील किया। फिर परिणाम क्या हुए, आउटकम्स क्या निकले कि साल बाई की संधि हुई, जो कि 1782 में हुई, ठीक है। इसमें यथास्थिति यानी कि स्टेटस को क्या था कि बहाल रखना था। उसके बाद अंग्रेजों और मराठों के बीच 20 वर्षों की शांति के लिए एक साल बाई की संधि में एक दूसरा पॉइंट था। और तीसरा पॉइंट क्या था कि अंग्रेजों को मैसूर से निपटने का समय मिल गया था, ठीक है। ये इतनी बात 20 वर्षों की घटनाक्रम के अनुसार इतनी बात कही जाती है ना, यानी कि 20 वर्षों में इतनी चीज़ें चल रही थी। उसके बाद फिर अगर हम लोग देखें तो मराठा शक्ति का अंत द्वितीय और तृतीय आंग्ल युद्ध में होता है, जिसमें 1803 और 1818। अब जब 20 वर्षों के बाद, 20 वर्ष बहुत टाइम पीरियड होता है ना, 20 सालों के बाद जब अंग्रेज सब चीज़ें सोच कर, अपनी गलतियाँ, अपनी मिस्टेक्स, अपनी कमजोरियों पर काम कर आए, तब उन लोगों के लिए एक बड़ा साम्राज्य यानी कि मराठा साम्राज्य को हराना आसान हो गया था, ठीक है। अब द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में फिर क्या होता है, जो कि 1803 से 1805 का टाइम पीरियड है, जिसकी पृष्ठभूमि क्या है, पेशवा बाजीराव द्वितीय और बसीन की संधि, ठीक है। उसके बाद परिणाम क्या होता है कि मराठा संघ का विघटन हो जाता है। और संधियाँ क्या होती है कि सिंधिया
यानी कि सुरजी अंजनगांव और भोसले देवगांव और होलकर राजपुर घाट में बट जाते हैं। ठीक है, इतनी बात। ये देखिए, आप लोग ये देखेंगे ग्वालियर, नागपुर और इंदौर ये मराठा का साम्राज्य है। ठीक है, उसके बाद अगर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें तो 1817 से 1818 का टाइम पीरियड है। इसका कारण क्या है कि पिंडारियों के युद्ध का अभियान होता है उस टाइम, है ना, इसलिए ये कारण बना है। दूसरा इसमें पॉइंट क्या है कि निर्णायक हार क्या हुई कि किरकी, सीताबर्डी और माहिदपुर के युद्ध में मराठों की निर्णायक हार हो जाती है। अंतिम परिणाम क्या होता है कि पेशवा पद समाप्त हो जाता है, बाजीराव द्वितीय को बिठूर भेज दिया जाता है और उसके बाद बढ़ौता, इंदौर, नागपुर, ग्वालियर और ब्रिटिश प्रभाव में ये इतने 4 इलाके यानी कि 4 क्षेत्र आ जाते हैं। आई होप आप लोगों का कल का रिवीजन, कल यहीं पर वीडियो समाप्त हो गई थी, है ना, तो कल का रिवीजन आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया है। ठीक है, देखिए आप लोगों ने अगर यूपीएससी प्रीलिम्स इनिशिएटिव के तहत इस चैनल पर जितनी भी लेक्चर्स आप लोगों ने नहीं किए हैं तो कर लीजिए। फर्स्ट मैंने पॉलिटी को कवर करवाया है, फिर मैं मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर चल रही हूँ और मेरा प्रयास रहेगा कि अगले आने वाले 10 दिनों में मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट करवा के नेक्स्ट सब्जेक्ट को अब मैं उठा लूँगी। ठीक है, और अब 2 या 3 दिन में ये जितने यूरोपियन आगमन, ब्रिटिश विस्तार, इन सबसे जितने PYQ आए हैं और जितने MCQ बन सकते हैं मैं उनको सॉल्व करवाऊंगी। लेकिन इससे पहले आप लोग उसको सॉल्व करने की कंडीशन में तभी आएंगे जब आप लोगों का इसका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें लर्न होनी चाहिए, हर एक चीज़ समझ में आनी चाहिए। ठीक है, दिमाग में इमेज बननी चाहिए, तभी आप लोग अपनी एक अच्छी क्षमताओं का प्रदर्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को मेरी बात फिर से समझ में आई है। ठीक है, तो अब हम लोग अपना टॉपिक अब इतने से अब शुरू करने जा रहे हैं। अब देखो, सिंध का विजय यानी सिंध का विलय या फिर सिंध पर विजय की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो इसको फॉरवर्ड पॉलिसी और रूस का डर इस टाइप से भी देखा जा सकता है। सिंध की विजय में हम लोग पहला पॉइंट क्या देखते हैं कि सिंध में प्रारंभिक ब्रिटिश रुचि जो थी, है ना, सिंध में प्रारंभिक ब्रिटिश रुचि थी। उसके तहत अगर 2 पॉइंट की हम लोग बात करें तो मुगल फरमान द्वारा सिंध में ब्रिटिश व्यापार को विशेष अधिकार प्रदान किया गया था। कब ये दिया गया था? 1630 में दिया गया था। ठीक है, ये 1630 की हम टाइम पीरियड बता रहे हैं। ठीक है, मैं आप लोगों की स्टोरी टाइप से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप लोग सिर्फ मेरी बातों पर ध्यान दीजिए। ठीक है, फिर शॉर्ट फॉर्म में तो इस PPT में लिखा ही हुआ है। ठीक है, देखो पहला पॉइंट अगर हम लोग देखें सिंध की विजय कर, तो मुगल फरमान द्वारा सिंध में ब्रिटिश व्यापार को विशेषाधिकार प्रदान किया गया 1630 में। उसके बाद क्या हुआ कि 1758 में अंग्रेजी कारखाना स्थापित कर दिया गया। 1758 में अंग्रेजी कारखाना स्थापित कर दिया गया, लेकिन 1775 में इसे सरफराज खान द्वारा बंद कर दिया गया था। 1775 में इसे सरफराज खान द्वारा बंद कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश का क्रमिक आरोहण हुआ, जिसमें ब्रिटिश फ्रांसीसी प्रभाव से भयभीत थे और इसका प्रतिकार करना चाहते थे। यानी कि जो इन्होंने बंद किया था उसका वो लोग बदला लेना चाहते थे। तो फिर 1807 में क्या हुआ, 1807 में क्या हुआ कि शाश्वत मैत्री की संधि हुई। शाश्वत मैत्री की संधि हुई, है ना। इसमें अमीरों ने फ्रांसीसियों को बाहर कर दिया और एजेंट जो यानी कि एजेंट किसको बोलते हैं, यानी कि 2 व्यापारियों के बीच में जो एक बिचौलिया का काम करता है उसको एजेंट बोलते हैं, है ना। तो एजेंटों को आदान प्रदान कर दिया। उसके बाद 1832 का जो टाइम पीरियड आता है, जिसमें संधि के तहत ब्रिटिश व्यापारियों को सिंध तक पहुंच की अनुमति दी गई, लेकिन युद्धपोतों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, अब हम लोग इसके माध्यम से अगर हम लोग देखें तो 1832 का जो टाइम पीरियड है, जिसमें सिंध अमीरों के साथ व्यापारिक संधि हुई, जो कि मैंने आप लोगों को बताया। इसके तहत क्या किया गया, सिंध, आवार, है ना, और ये सब अमीरों के साथ व्यापारिक संधि बना लिए गए। फिर क्या हुआ कि 1838 में त्रिगुट की संधि हुई। फिर 1839 में सहायक संधि होती, जिसमें सिंध संधि सहायक संधि में सूरत सहायक संधि के तहत काम करता है। उसके बाद फिर 1843 में चार्ल्स नेपियर द्वारा पूर्ण विलय होता है। चार्ल्स नेपियर द्वारा पूर्ण विलय। ठीक, फिर अगर नैतिक आलोचना की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, नैतिक आलोचना क्या, पहले हम लोग लॉर्ड डलहौजी को देखेंगे। तालपुर अमीरों का उदय अगर हम लोग देखें, तालपुरा अमीरों का उदय देखें अगर हम लोग, अमीरों का उदय, ठीक है,
तो तालपुरा एक बलूच जनजाति के कल्लोरस को उखाड़ फेंका था जिसने 1783 में। ठीक है। उसके बाद मीर फतेह अली खान, उनके भाइयों यानी कि चार यार, उनको चार यार बोलते थे, उसने सिंध पर शासन किया और अपने क्षेत्र का विस्तार किया। फिर लॉर्ड ऑकलैंड की अगर हम लोग बात करें तो लॉर्ड ऑकलैंड ने नियंत्रण किया। कब किया? 1838 में। 1838 में उसने एक सहायक संधि के माध्यम से सिंध पर ब्रिटिश संरक्षित राज्य कर दिया। फिर 1839 में क्या हुआ? अमीरों को सहायक संधि में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया और शिकारपुर में ब्रिटिश सेना तैनात कर दी गई। तो इतनी बात ये 1839 तक पहुंचती है। ठीक है। अब मैं इसको क्लियर कर देती हूँ थोड़ा। ठीक है, ओके। अब देखिए, अंतिम साम्राज्य पंजाब और रणजीत सिंह का दौर जो था उसमें महाराजा रणजीत सिंह की अगर हम लोग बात करें तो 1780 से 1839 का टाइम पीरियड इनका है, जिसने मिसलों के एकजुट कर शक्तिशाली पंजाब राज्य की स्थापना की इन्होंने, रणजीत सिंह ने। और अमृतसर की संधि 1809 में इन्होंने की, जिसमें सतलुज नदी को सीमा मानकर अंग्रेजों से शांति की गई। फिर अराजकता उस टाइम क्या थी कि 1839 के बाद अराजकता का टाइम पीरियड आता है, जिसमें खड़क सिंह, ननिहाल सिंह, शेर सिंह के काल में दरबारी गुटबाजी होती है। दलीप सिंह यानी कि जो नाबालिग थे शासक बने, रानी जिंदन संरक्षक बनी। और उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या था कि खालसा सेना अनियंत्रित और अत्यधिक शक्तिशाली हो गई। ठीक है, ये इतनी बात याद रखोगे आप लोग। फिर अगर हम लोग प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की बात करें तो 1845 से 1846 का टाइम पीरियड है, जिसमें विश्वासघात और हार होती है। युद्ध का कारण क्या था कि सिख सेना का सतलुज पार करना, ये कारण था। प्रमुख लड़ाइयाँ क्या थी? मुदकी, फिरोज शाह और बद्दोवाल अलीवाल के बीच में प्रमुख लड़ाइयाँ हुई। ठीक। फिर निर्णायक क्या हुआ कि सोबराव का युद्ध हुआ। विश्वासघात का पॉइंट अगर देखें तो सेनापति लाल सिंह और तेज सिंह ने सिख सेना के साथ धोखा किया और जिससे वीरता के बावजूद हार मिली। ठीक है। फिर अगर हम लोग लाहौर की संधि की बात करें तो 1846 का जो टाइम पीरियड है, जिसमें सिख सेना सीमित की गई और हेनरी लॉरेंस, जिसमें लाहौर में ब्रिटिश रेजिडेंट है ना, ब्रिटिश रेजिडेंट और कश्मीर का सौदा हुआ, जिसमें युद्ध हार जाने के बदले कश्मीर गुलाब सिंह को बेचा गया। तो ये इतनी बात प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बारे में आप लोग याद रखोगे। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। इसकी पृष्ठभूमि मैंने आप लोगों को क्या बताया है कि रणजीत सिंह 1780 से 1839 का टाइम पीरियड है, जिसमें एकीकृत पंजाब, अंग्रेजों के साथ अमृतसर की संधि और 1809 पर हस्ताक्षर किया और पश्चिम की ओर विस्तार किया। ठीक है। उसके बाद रणजीत सिंह की मृत्यु की अगर हम लोग बात करें तो 1839 में हो ही जाती है, जो कि इनका टाइम पीरियड ही बताता है, जिसमें राजनीतिक अस्थिरता कमजोर हुई है ना, उत्तराधिकारी दरबारी गुटों का उदय हुआ। तभी ये क्या बोला जाता है कि अराजकता का टाइम पीरियड आया इनकी मृत्यु के बाद। ठीक है। उसके बाद आता है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का टाइम पीरियड, जो कि मैंने आप लोगों को 1845 से 46 तक बताया। ठीक है। इसका कारण मैंने आप लोगों को बताया। कारण क्या था प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के? पहला पॉइंट था कि रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद लाहौर में अराजकता फैल गई थी, इसी वजह से इस युद्ध की नौबत आई। ठीक है। दूसरा पॉइंट अगर हम लोग देखें तो ग्वालियर और सिंध पर ब्रिटिश कब्जे यानी कि 1841 से 42 पर ने सिखों को चिंतित किया। तीसरे पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो सिख सेना ने सतलुज नदी पार कर ली थी और 11 दिसंबर 1845 को, जिससे अंग्रेजों को युद्ध का बहाना मिल गया था। ठीक है। तो ये युद्ध के कारण बने। ठीक है। अब लाहौर की संधि की अगर हम लोग बात करें तो 1846 में होती है, जिसमें 1 करोड़ युद्ध की क्षतिपूर्ति हुई। जालंधर द्वीप पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। लाहौर में ब्रिटिश रेजिडेंट यानी कि हेनरी लॉरेंस थे। ठीक है। फिर सिख सेना की संख्या को घटा दी गई और दलीप सिंह शासक बन गए। फिर कश्मीर गुलाब सिंह को बेच दिया गया और अमृतसर की संधि हुई 16 मार्च 1846 को। इतनी बात याद रखोगे। आई होप आप लोगों को अब इतनी चीज़ें समझ में आ गई हैं। ठीक है। फिर अब हम लोग द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की बात करेंगे। तो इसका कारण क्या था? तत्कालिक कारण इसका क्या बना? देखो, पहले युद्ध की टाइम पीरियड क्या है, जो कि 1848 से 49 का टाइम पीरियड है, जिसमें पंजाब का विलय किया गया था। ये फाइनली नतीजा था। ठीक है।
फिर तत्कालिक कारण क्या था कि मुल्तान के गवर्नर मूलराज ने विद्रोह किया, मूलराज का विद्रोह हो गया। फिर ठीक है, 2 ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी गई थी उसी टाइम पीरियड पर। ठीक है, उसके बाद जिससे बड़े पैमाने पर विद्रोह हुआ था। फिर युद्ध क्रम में अगर हम लोग देखें, ठीक, तो अगर हम लोग एक बार युद्ध क्रम की बात करें कि इसमें कौन कौन से युद्ध क्रम हुआ, तो पहला रामनगर का युद्ध हुआ। रामनगर का युद्ध हुआ 1848 में। ठीक, 1848 में। दूसरा चिलियावाला का युद्ध हुआ, चिलियावाला का युद्ध हुआ। ठीक है ना, चिलियावाला का युद्ध हुआ जनवरी 1849 में। ठीक, तीसरा गुजरात की लड़ाई होती है ना, गुजरात की लड़ाई होती है, गुजरात की लड़ाई जो कि 1849 में ये भी होती है। तो ये इतने आप लोग टाइम पीरियड में याद रखोगे, मैचिंग्स में कभी भी आ सकता है। ठीक है, और इसमें गुजरात की लड़ाई में सिखों की निर्णायक हार मानी जाती है। ठीक है, एक बार इधर भी देख लेंगे। रामनगर का युद्ध अनिर्णायक, चिलियावाला का युद्ध सिखों की भारी वीरता, और गुजरात का युद्ध तोपों का युद्ध था। ठीक है, जिसमें सिखों की पूर्ण पराजय हो गई थी। परिणाम क्या हुए कि 1849 में जब ये फाइनली गुजरात हार गया और सिखों की पूर्णता हार हो गई, तो परिणाम उसका क्या हुआ कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा पंजाब का पूर्ण विलय कर लिया गया। दलीप सिंह को पेंशन पर इंग्लैंड भेज दिया गया और कोहिनूर हीरा ब्रिटिश ताज को सौंप दिया गया। ये द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के परिणाम थे। आई होप यू ऑल गाइज अंडरस्टैंड। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। फिर अगर हम लोग देखें तो घेरे की नीति और सहायक संधि की बात करें, तो घेरे की नीति क्या थी, इसके जनक थे वॉरेन हेस्टिंग्स। इनका टाइम पीरियड मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोगों से चाहिए। ठीक है, मैं लिखने वाली थी लेकिन लिखा नहीं है, आप लोग बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। उद्देश्य क्या था घेरे की नीति का कि अपने क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए बफर जोन, ये बफर जोन आप लोग देख रहे हो, ठीक है, बफर जोन बनाना और उदाहरण अवध की रक्षा करना ताकि बंगाल सुरक्षित रहे। ये बफर जोन का एक आइडिया आप लोगों के साथ था, ये एग्जाम्पल था। फिर सहायक संधि की अगर हम लोग बात करते हैं तो सहायक संधि के जनक लॉर्ड वेलेस्ली को माना जाता है। ठीक, ये इनका टाइम पीरियड है। शर्तें इसमें क्या थी कि भारतीय राजा अपने खर्च व ब्रिटिश सेना रखेगा, दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट होगा, विदेश नीति अंग्रेजों के अधीन होगी, और इसका इफेक्ट यानी कि प्रभाव क्या था कि भारतीय संप्रभुता समाप्त होगी। हैदराबाद 1798, मैसूर 1799 और अवध 1801 का ये टाइम पीरियड था। इसमें इतनी चीज़ें की गई। एक सहायक संधि पर हस्ताक्षर करते हुए ब्रिटिश भारतीय शासक, ये आप लोग देख रहे हो। ठीक, ये ब्रिटिश हैं और ये भारतीय शासक हैं। ठीक है, फिर अब हम लोग अगर व्यपगत की नीति देखें, 50 बार इससे PYQ में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, स्टेट PCS में भी है ना, PCS में भी, और उसके बाद UPSC में भी। तो जितना पढ़ाया जा रहा है वो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो आप लोग ये बात समझ लीजिए और फोकस अपना बढ़ा दीजिए। ठीक है, व्यपगत की संधि यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का टाइम पीरियड क्या है, 1848 से 56 का टाइम पीरियड है, जो कि डलहौजी की हड़प नीति के नाम से भी जानी जाती है, बात याद रखोगे। ठीक है, सिद्धांत इसमें क्या था कि 1848 से 1856 यदि किसी शासक का स्वाभाविक उत्तराधिकारी नहीं है तो गोद लिया पुत्र वारिस नहीं होगा, राज्य का विलय होगा। ये इसका एक पूर्ण मांग थी। शॉर्ट फॉर्म में इतनी बात ही इस पूरी व्यपगत नीति का सारांश है कि मान लो कि अगर कोई भी शासक का स्वाभाविक उत्तराधिकारी नहीं है, ठीक है, लगा लगाया कोई पुत्र है तो वो गोद लिया पुत्र है तो वो वारिस नहीं माना जाएगा जब तक अपने खुद का वंश का पुत्र नहीं होगा। ठीक है, तो वो राजा नहीं माना जाएगा। ये उस राज्य का विलय कर लिया जाएगा व्यपगत नीति के तहत, जो कि डलहौजी की थी। ठीक है, जिसमें भगत सिंह 1850 अवध, ठीक, फिर जैतपुर और संबलपुर, फिर नागपुर, फिर सतारा, फिर उदयपुर, ये इन सारे इलाकों का व्यपगत नीति के तहत हड़प किया गया था। सतारा को 1848 में, जैतपुर और संबलपुर को 1849 में, बगाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में। ठीक है, उसके बाद ये पता नहीं क्या लिखा है, फिर नागपुर को 1854 में। ये इतनी आप लोग क्षेत्र याद रखोगे। अवध 1856 में कुशासन यानी कि कुशासन के आरोप पर विलय किया गया, और 1857 का विद्रोह का प्रमुख कारण अवध का व्यपगत नीति, अवध पर जो कब्जा किया गया वो बना। ठीक, क्योंकि ये कुशासन के तहत किया गया था, उन लोगों की अंग्रेजों की एक चाल का परिणाम था।
फिर अगर हम लोग उत्तरी सीमा और सुरक्षा की बात करें तो नेपाल और तिब्बत आते हैं। ठीक है, उत्तर में भारत के तो नेपाल और तिब्बत ही हैं, जिसमें आंग्ल नेपाल संबंध होते हैं, जो कि 1814 और 16 का टाइम पीरियड है। इसमें गोरखा आक्रमण होता है, जिसमें बुटवल और शिवराज पर कब्जा हुआ। सुगौली की संधि हुई 1816 में। नेपाल ने गढ़वाल, कुमाऊं, नैनीताल अंग्रेजों को सौंप दिए। ठीक, और काठमांडू में ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति हो गई। ठीक, फिर तिब्बत में अगर संबंध देखें तो 1930 से 1904 का टाइम पीरियड है। इसमें क्या हुआ कि इसका कारण क्या बना कि लॉर्ड कर्जन को रूसी प्रभाव का डर था, है ना, और यंग हस्बैंड अभियान चलाया गया, जिसमें लासा तक ब्रिटिश सेना और लासा की संधि हुई 1904 में, जिसमें 75 लाख का हर्जाना हुआ और चुम्बी घाटी में 75 साल के लिए ब्रिटिश कब्जा हो गया। तो ये उत्तरी क्षेत्राधिकार में, यानी कि उत्तर में नेपाल और तिब्बत के सापेक्ष में ये घटनाएं घट रही थी उस टाइम पीरियड में, जो कि आप लोगों को स्मरण रहना जरूरी है। ठीक है, फिर अब अगर हम लोग पूर्वी सीमा यानी कि भारत के पूर्व में बात करें तो म्यांमार और भूटान। ठीक है, म्यांमार और भूटान की बात करें, जिसमें प्रथम युद्ध 1824 और 26 में आंग्ल बर्मा युद्ध संबंध में तीनों युद्ध हैं। जिसमें प्रथम युद्ध आंग्ल बर्मा युद्ध का 24 से 26 होता है, जिसमें यानबो की संधि होती है, असम, मणिपुर, अरकान मिल जाते हैं। ठीक, द्वितीय युद्ध 1852 में होता है, जिसमें लॉर्ड डलहौजी ने लोअर बर्मा यानी कि पेंगू जीता, यानी कि तटीय नियंत्रण कर लिया। फिर तृतीय युद्ध 1885 में होता है, जिसमें राणा थीबो का पतन होता है, राजा थीबो का, और उत्तरी बर्मा का विलय हो जाता है। ये तीनों टाइम पीरियड आंग्ल बर्मा युद्ध के संबंध में याद रखोगे। ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ टाइम पीरियड पूछा जाएगा। ठीक, और या फिर कौन अंग्रेज उस टाइम अपनी भूमिका अदा कर रहे थे वो पूछा जा सकता है। फिर भूटान की बात करें तो 1665 में, जिसमें असम के चाय बागानों की सुरक्षा के लिए दुआर क्षेत्र का विलय किया गया। ठीक, फिर ब्रिटिश साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण और 1857 की भूमिका का अगर हम लोग देखें तो पंजाब का महत्व क्या था कि साम्राज्य का विस्तार प्राकृतिक सीमाओं का सिंधु तक, ये पंजाब का महत्व है। 1857 का विद्रोह, जब उत्तर भारत पर जल रहा था, पंजाब शांत रहा। सिख सैनिकों ने विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों को निर्णायक मदद की। सैन्य पुनर्गठन में अगर हम लोग बात करें तो आत्मसमर्पण के बाद सिख सेना को ब्रिटिश फौज में शामिल किया गया और निष्कर्ष में 1857 तक कंपनी भारत की एकमात्र सर्वोच्च शक्ति बन चुकी थी। ठीक है, फिर प्रमुख संधियां और गवर्नर जनरल देखें तो एक नज़र में अगर हम लोग देखें तो सालबाई की संधि गवर्नर जनरल उस टाइम करते। अब ये ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इस पीपीटी को आप लोग ध्यान से देखोगे। सालबाई की संधि 1782 से। जनरल उस टाइम कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। संदर्भ क्या था कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति इन्होंने करवाई। फिर बशीन की संधि 1802 में। लॉर्ड वेलेजली उस टाइम गवर्नर जनरल हैं। पेशवा द्वारा सहायक संधि को स्वीकार किया गया, ये उसका संदर्भ है। फिर अमृतसर की संधि 1809 का टाइम पीरियड है। लॉर्ड मिंटो प्रथम। ठीक है, उसके बाद रणजीत सिंह के साथ सीमा निर्धारण, यानी कि ये इनके संदर्भ की बात होती है। फिर चौथी है सुगौली की संधि 1816, जिसमें लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल हैं और नेपाल युद्ध की समाप्ति होती है। अगर ये पूछा जाए तो याद रखना। फिर यानबो की संधि 1826, लॉर्ड एमहर्स्ट इस टाइम गवर्नर जनरल है। प्रथम बर्मा युद्ध होता है। फिर लाहौर की संधि 1846, लॉर्ड हार्डिंग इस टाइम गवर्नर जनरल हैं और प्रथम सिख युद्ध की समाप्ति होती है। ये प्लीज़ ये स्लाइड याद रखोगे, संधि भी, गवर्नर जनरल भी और संदर्भ भी। ठीक है, कभी भी मैचिंग में क्वेश्चन आ सकता है। एक PYQ आप लोगों का इस स्लाइड से तो सेट है ही। ठीक है, तो आप लोगों को आज का अगर लेक्चर पसंद आया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करिए। ठीक है, और हमारी फैमिली जो अभी बहुत छोटी है हमारे साथ जुड़िए और इसको बड़ा करिए। ठीक है, तो हम लोग UPSC प्रीलिम्स 2026 ज़रूर क्लियर करेंगे। ओके, बाय बाय। आज के लिए हैव अ नाइस डे। आप लोगों का जो भी शेड्यूल है वो अब शुरू कर दीजिए इसको पढ़ने के बाद, और पूरा दिन उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करिए। ठीक है, जय हिंद, गुड बाय।